नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। देवरिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने 676 करोड़ से ज्यादा की 501 विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया है और साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को आपको बताते चले कि स्वीकृति पत्र और चेक भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वितरित किए। की तिथि अत्यंत पवित्र मानी गई है, यानी जो अक्षय है। और मैं आपका अभिनंदन करूंगा, आप सबको धन्यवाद भी दूंगा कि आपने 2014 से लेकर के 2024 तक हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के रिकॉर्ड को अक्षय बना करके रखा हुआ है। भगवान विष्णु और भगवान परशुराम का आशीर्वाद, बाबा देवराहा का आशीर्वाद आप सब पर, उनकी कृपा दृष्टि इसी प्रकार से बनी रहे। इसके लिए अक्षय तृतीया की इस पावन तिथि पर 676 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ आज यह मंच आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ है। बहनों और भाइयों, आज आप सब इस बात को देखते हैं, देवरिया जनपद 2017 के पहले की स्थितियां क्या थी। बीमारी थी, गुंडागर्दी थी, अव्यवस्था थी, अराजकता थी, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाए जा सकते थे। नौजवान प्लान करता था, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। यहां पे मुसहर, पंटांगिया और तमाम अन्य जातियां गरीब भूखमरी का शिकार होता था। और प्रदेश सरकार, जो समय प्रदेश में सत्ता में थे, ये लोग नीरों की तरह चैन की बंसी बजा करके अपने स्वयं के परिवार तक सीमित रह गए थे। याद करिए, 2017 के पहले यही क्षेत्र था जहां इंसेफ्लाइटिस से हजारों बच्चों की मौत होती थी। ये वही क्षेत्र है 17 के पहले, जिस क्षेत्र में कोई पर्व और त्योहार आता था, हर व्यक्ति सशंकित होता था, पता नहीं इस बार की दुर्गा पूजा में क्या हो जाए, होली में क्या हो जाए। लोगों के मन में एक भय, एक आशंका होती थी। और कभी कभी तो सरकारें ऐसा करती थी कि गांव के लोगों को, पूरे गांव को उठा करके बंद कर देती थी। पता ही नहीं लगता था। जब हम लोग ढूंढते थे वे गांव के लोग कहां चले गए, तो पता लगता था कि महिलाएं तो भाग गई हैं, पुरुषों को जेल के अंदर ठूंसा हुआ है। किस कार्य के लिए? क्योंकि लोग दुर्गा पूजा करना चाहते थे, नहीं करने दिया। उन्होंने थोड़ा विरोध किया, उनको जेल के अंदर ठूंस दिया। बहनों और भाइयों, यही दृश्य होता था। लेकिन आज स्थितियां बदली हैं। डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश देवरिया ही नहीं, अब तो उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त भी हुआ है, माफिया मुक्त भी हुआ है और विकास की गति को तेजी के साथ आगे बढ़ाने वाले राज्य के रूप में आगे बढ़ा है। और उसी स्पीड को गति देने के लिए हम यहां पर आए हैं। अभी यहां पे एक डिग्री कॉलेज का उद्घाटन हुआ है। 4 मंजिला भवन है डिग्री कॉलेज का। डिग्री कॉलेज का, सरकारी डिग्री कॉलेज का देवरिया में कोई 4 मंजिला भवन अभी तक नहीं रहा होगा। पहला भवन यहां पे बन गया है पड़िया पार में। और एक साथ आर्ट्स यानी कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों की कक्षाएं चलेंगी। इसमें एक साथ प्रारंभ होगी। सत्र में यहां प्रवेश प्रारंभ हो जाएंगे। ऐसे ही पथरदेवा में डिग्री कॉलेज में वाणिज्य संकाय को प्रारंभ करने की कार्रवाई भी हो रही है। और गौरी बाजार के कॉलेज में भी वहां पर एक ऑडिटोरियम का निर्माण हो,
वहां के सभी गतिविधियों को संचालन किया जा सके, इसके लिए भी ये सभी कार्यों को आज प्रारंभ किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, कोई कल्पना करता था इससे पहले कि ऐसे संस्थाएं गांव में बन पाएंगी, ग्रामीण क्षेत्र में बन पाएंगी? ये कल्पना से परे की बात थी। पहले दंगे की चपेट में आते थे, बीमारियां घेरी रहती थी और इंसेफ्लाइटिस की बीमारी ने तो पूरे उत्तर प्रदेश को ही बीमार कर दिया था। अब ये नया भारत बीमारी से नहीं, अपनी एक नई पहचान विकास के माध्यम से प्रस्तुत करता है। आज बीमारी हमारी पहचान नहीं है। इंसेफ्लाइटिस या मलेरिया या डेंगू या कालाजार या चिकनगुनिया आज हमारी पहचान नहीं है। आज हमारी पहचान विकास है, हाईवे के रूप में, रेलवे के रूप में, मेट्रो के रूप में, रोपवे के रूप में, इनलैंड वाटरवे के रूप में। आज हमारी पहचान बन रही है वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे के रूप में। अभी एक नई एक्सप्रेसवे का शुभारंभ होने जा रहा है जो गोरखपुर से सिलचर तक जाने वाला है और देवरिया उससे पूरा कवर हो जाएगा। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, पूरी कनेक्टिविटी दिल्ली तक देंगे। गोरखपुर से शामली को जोड़ने के लिए भी कार्रवाई हो रही है। तो ये मान के चलिए कि आप देवरिया से सीधे शामली या दिल्ली कहीं भी जाना हो, बहुत कम समय में ये सभी कार्य आगे बढ़ेंगे। क्यों ये सड़कें सिंगल लेन की रहेंगी? हम आश्चर्य करते थे। गोरखपुर से देवरिया आना होता था, सिंगल लेन की सड़क होती थी। आज वो 4 लेन की बन रही है। गोरखपुर से देवरिया बलिया का पूरा मार्ग 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जुड़ेगा। देवरिया से हाटा मार्ग के चौड़ीकरण के कार्यक्रम को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अब ये मार्ग, इस दूरी को और कम किया जाएगा। देवरिया के विधायक जी भी हैं और हाटा के विधायक जी भी हैं। देवरिया से कसिया और पडरौना के मार्ग को भी क्यों 4 लेन नहीं बनाया जा सकता है? 2 जिला मुख्यालयों को 4 लेन के साथ जोड़ने का कार्यक्रम इस सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा है और ये सभी होने चाहिए। बहनों और भाइयों, इस क्षेत्र की पहचान जिन चीजों के लिए थी, पिछली सरकारों ने बीमारियां दी, चीनी मिलों को बंद करके यहां पर बेरोजगारी दी, पिछली सरकारों ने यहां पे दंगे करवाए, पिछली सरकारों की सोच ही वही थी। आपने देखा होगा भी, ये लोग जो परिवारवादी हैं, जिनकी सोच केवल अपने परिवार तक सीमित है, जाति का नारा देते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो तुष्टीकरण की नीतियों की पराकाष्ठा को पूरी करते हुए केवल अपने परिवार के विकास की बात करते हैं, अपने परिवार तक सीमित रह जाते हैं। आपने देखा होगा जब 22 अप्रैल को पहलगांव में पर्यटकों पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान किस किस प्रकार के बयान आते हैं, ये पता लगाने में ही कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। ये पता लगाने में ही कठिनाई हो जा रही है। आपने कल समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी का मुंबई में दिया गया बयान देखा होगा। इससे पहले कानपुर का एक नौजवान अपने परिवार के साथ गया था पहलगांव, स्वर्गीय शुभम द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी गई। जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछा कि आप समाजवादी पार्टी, आप वहां क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का थोड़े था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान है। बहनों और भाइयों, देश की संवेदना होनी चाहिए अपने नागरिकों पर। पूरा देश
पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके एक साथ इस घटना की निंदा कर रहा है। और समाजवादी पार्टी के लोग इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं, इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं। पहलगांव की घटना में उनका एक राष्ट्रीय महासचिव बयान देता है, कहता हिंदू ने हिंदू को मारा है, यानी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कुत्सित चेष्टा। उनका एक सांसद उससे भी घटिया स्तर का बयान देता है। बहनों और भाइयों, जब भी जातिवाद की राजनीति होगी, जब भी विभाजनकारी राजनीति होगी, तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए आपकी सुरक्षा के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करने का। भारत मंडपम में YUGM कॉन्क्लेव का दौरान प्रधानमंत्री अभिनंदन उन्होंने किया और प्रधानमंत्री ने YUGM कॉन्क्लेव का 2025 को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि भारत की इनोवेशन और कैपेसिटी और डीप टेक में भारत की भूमिका को बढ़ाने का हम जो प्रयास कर रहे हैं उससे इस योजना से और बल मिलेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, श्री जयंत चौधरी जी, डॉक्टर सुकांता मजूमदार जी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े मेरे मित्र श्री रमेश वाधवानी जी, डॉक्टर अजय केला जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एजुकेशन वर्ल्ड से जुड़े आप सभी साथी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज यहां सरकार, एकेडमिया, साइंस और रिसर्च से जुड़े भिन्न भिन्न क्षेत्र के लोग इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित है। ये एकजुटता, ये कॉन्फ्लुएंस, इसी को युग्म कहते हैं। एक ऐसा युग्म जिसमें विकसित भारत के फ्यूचर टेक से जुड़े स्टेक होल्डर्स एक साथ जुड़े हैं, एक साथ जुटे हैं। मुझे विश्वास है भारत की इनोवेशन कैपेसिटी और डीप टेक में भारत की भूमिका को बढ़ाने के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं उसे इस आयोजन से और बल मिलेगा। आज IIT कानपुर और IIT बॉम्बे में AI, इंटेलिजेंस सिस्टम और बायो साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड मेडिसिन के सुपर हब्स की शुरुआत हो रही है। आज वाधवानी इनोवेशन नेटवर्क का भी आरंभ हुआ है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर रिसर्च को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया गया है। मैं इस प्रयास के लिए वाधवानी फाउंडेशन को, हमारी IITs को और दूसरे सभी स्टेक होल्डर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं मेरे मित्र रमेश वाधवानी जी की सराहना करता हूं। आपके डेडिकेशन और सक्रियता से
प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर ने मिलकर देश की शिक्षा व्यवस्था में कई सकारात्मक बदलाव किए हैं। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, परम परोपकारार्थ यो जीवति स जीवति, अर्थात जो दूसरों की सेवा और परोपकार के लिए जीवन समर्पित करता है वही वास्तविक जीवन जीता है। इसलिए हम साइंस और टेक्नोलॉजी को भी सेवा का ही माध्यम मानते हैं। जब मैं हमारे देश में वाधवानी फाउंडेशन जैसी संस्थाओं को देखता हूं, जब मैं रोमेश जी और उनकी टीम के प्रयासों को देखता हूं, तो मुझे खुशी होती है, गर्व होता है कि हम भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी को सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। हम सब जानते हैं, रोमेश जी ने तो अपने जीवन को काफी संघर्ष में तपाया है, सेवा के लिए समर्पित किया है। जन्म के तुरंत बाद जब वो कुछ ही दिन के थे, तब विभाजन की विभीषिका झेलना, अपनी जन्मभूमि से पलायन के लिए मजबूर होना, बचपन में ही पोलियो जैसी बीमारी का शिकार हो जाना और उन कठिन परिस्थितियों से निकलकर इतने बड़े बिजनेस एम्पायर को बिल्ड करना, ये अपने आप में एक असाधारण और प्रेरणा देने वाली जीवन यात्रा है। और अपनी इस सफलता को एजुकेशन और रिसर्च सेक्टर में भारत के लोगों के लिए समर्पित कर देना, भारत की युवा पीढ़ी के लिए समर्पित कर देना, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित कर देना, ये अपने आप में एक प्रेरक उदाहरण है। वाधवानी फाउंडेशन स्कूली शिक्षा, आंगनवाड़ी से जुड़ी टेक्नोलॉजी और एग्रीटेक में भी काफी काम कर रहा है। मैं इसके लिए और इसके पहले भी वाधवानी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना जैसे अवसर पर आप सबके बीच आया हूं। मुझे विश्वास है, आने वाले समय में वाधवानी फाउंडेशन ऐसे ही अनेक माइलस्टोन्स गढ़ता रहेगा। मेरी शुभकामनाएं आपकी संस्था के साथ है, आपके इनिशिएटिव के साथ है। साथियों, किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी पर निर्भर होता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने युवाओं के भविष्य के लिए और उनको भारत के उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करें। इसमें बड़ी भूमिका देश के एजुकेशन सिस्टम की भी होती है। इसलिए हम देश के एजुकेशन सिस्टम को 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक आधुनिक बना रहे हैं। देश में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। इसे शिक्षा के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद हम भारतीय एजुकेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव भी देख रहे हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क
लर्निंग टीचिंग मटेरियल और क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक नई टेक्स्ट बुक तैयार कर ली गई है। पीएम ई विद्या और दीक्षा प्लेटफॉर्म के तहत वन नेशन वन डिजिटल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर एआई बेस्ड है और स्केलेबल भी है। इसका इस्तेमाल देश की 30 से ज्यादा भाषाओं और 7 विदेशी भाषाओं में टेक्स्ट बुक्स तैयार करने के लिए हो रहा है। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के जरिए स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग विषयों को एक साथ पढ़ाना आसान हो गया है। यानी भारत के स्टूडेंट्स को अब आधुनिक शिक्षा मिलनी शुरू हुई है। उनकी कैरियर के लिए नए रास्ते बन रहे हैं। भारत ने जिन लक्ष्यों को तय किया है उसे निरंतर गति देने के लिए देश के रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूती देना आवश्यक है। पिछले 1 दशक में इस दिशा में तेजी से काम हुआ है। जरूरी संसाधनों को बढ़ाया गया है। 2013-14 में R&D पर ग्रॉस एक्सपेंडिचर केवल 60,000 करोड़ रुपए था। हमने इसे डबल से भी ज्यादा बढ़ाकर 1.25 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर कर दिया है। देश में कई स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च पार्क भी स्थापित किए गए हैं। लगभग 6,000 उच्च शिक्षा संस्थानों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल्स की स्थापना की गई है। हमारे प्रयासों से देश में इनोवेशन कल्चर तेजी से विकसित हो रहा है। 2014 में भारत के 40,000 के आसपास पेटेंट फाइल हुए थे। अब ये संख्या बढ़कर 80,000 से ज्यादा हो गई है। इससे ये भी पता चलता है कि देश के युवा को हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इकोसिस्टम से कितना सपोर्ट मिल रहा है। देश में रिसर्च कल्चर को बढ़ावा देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए के अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन उसने युवाओं को यह भरोसा दिया है कि सरकार उनकी जरूरतों को समझती है। आज से इस योजना की वजह से उच्च शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों की पहुंच वर्ल्ड क्लास रिसर्च जर्नल तक आसान हो गई है। देश की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने में कोई रुकावट न आए, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप की व्यवस्था बनाई गई है। साथियों, इन प्रयासों का परिणाम है कि आज का युवा सिर्फ R&D में एक्सेल नहीं कर रहा, वो खुद भी R&D बन चुका है। और जब मैं कहता हूं कि वो खुद R&D है, तो मेरा मतलब है रेडी एंड डिसरप्टिव। भारत आज अलग अलग सेक्टर्स में रिसर्च के नए माइलस्टोन स्थापित कर रहा है। पिछले साल भारत ने दुनिया का सबसे लंबा हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक कमीशन किया। 422 मीटर का ये हाइपर लूप
इंडियन रेलवे के कोलैबोरेशन से आईआईटी मद्रास में डेवलप किया गया। आईआईएससी बेंगलोर के साइंटिस्ट ने भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो नैनो स्केल पर लाइट को कंट्रोल करती है। आईआईएससी में ही रिसर्चर्स ने ब्रेन ऑन चिप टेक्नोलॉजी विकसित की है। ब्रेन ऑन अ चिप यानी एक मॉलिक्यूलर फिल्म के अंदर 16,000 से ज्यादा कंडक्शन स्टेट्स में है। डाटा स्टोर और प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी। कुछ सप्ताह पहले ही देश ने पहली इंडिजीनियस एमआरआई मशीन भी बना ली है। ऐसे अनेक पाथ ब्रेकिंग R&D हैं जो हमारी यूनिवर्सिटीज में हो रहे हैं। ये है विकसित होते भारत की युवा शक्ति, रेडी, डिसरप्टिव और ट्रांसफॉर्मेटिव। साथियों, भारत के यूनिवर्सिटी कैंपस आज नए डायनेमिक सेंटर्स बन रहे हैं। ऐसे सेंटर्स जहां युवा शक्ति ब्रेक थ्रू इनोवेशन। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।